नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। भारत में चुनाव हमेशा जाति और धन के आधार पर ही लड़े जाते रहे हैं। कहने को तो विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन जब बात जीत की आती है तो कमोबेश सभी दल जाति की सियासत पर उतर आते हैं। बीजेपी 2024 में ओबीसी के वोट बैंक के सहारे जीत की राह आसान करने में जुटी है। पार्टी का ओबीसी मोर्चा यूपी में अब उन लाभार्थियों का मन टटोलेगा जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन क्या विपक्ष बीजेपी की रणनीति को कामयाब होने देगा? 2024 की मस्तार ओबीसी बनेंगे केवल हार। इसी पर मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल। 24 की जीत में ओबीसी वोट बैंक बीजेपी का हथियार क्या बनेगा? विपक्ष की रणनीति पर चोट करेगा ओबीसी वोट बैंक? 2024 की मस्तार में ओबीसी बनेंगे केवल हार। विपक्ष के पास ओबीसी कार्ड की क्या है कार्ड? जीत के लिए कितनी जरूरी है ओबीसी वोट? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के साथ ही बीजेपी केंद्र में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। पार्टी को भरोसा है कि मोदी के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। बीजेपी की ओबीसी मोर्चा ने यूपी में उन 75 लाख अभ्यर्थियों से मुलाकात करने की तैयारी की है जिन्हें केंद्र या प्रदेश की योजनाओं का लाभ मिल चुका है। पहले भी पार्टी गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान चला चुकी है। बीजेपी की कोशिश है कि ओबीसी वर्ग से मिलकर यह बताया जाए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस समाज को कितना सम्मान मिला है। देखिए, मैं आपको यूपी में कितने लाभार्थी हैं उसके बारे में मेरे पास एकदम जानकारी नहीं है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2019 के चुनाव के पहले एक हमारा मंत्रियों का एक छोटी सी ग्रुप बना था जिसमें हमने ये देखा था कि हमसे कहा गया कि जो भी मोदी जी की केंद्रीय योजनाएं उनके कितने टोटल लाभार्थी बनते हैं। ये 2019 के चुनाव के पहले की बात कर रहा हूं। उस समय हमने जो कैलकुलेशन किया था कोई 22 करोड़ है और हमें 2019 के चुनाव में 22 करोड़ वोट मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक लाभार्थी वोट करेगा या कोई लाभार्थी नहीं होगा, पर देखिए हमारी ये जो सब योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत, कोई इसमें डिफरेंसेस मतभेद नहीं होता है। ये नहीं कि आप अगर हमारे से जुड़े हुए हैं तो आपको इसका वो मिल रहा है। माना जाता रहा है कि ओबीसी वोट का झुकाव जिस तरफ होता है उसी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है। कुछ समय पहले जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, उसको मुद्दा बनाते हुए पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। पिछले चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी को मिलने वाली ओबीसी वोट के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, जो इस वर्ग के रुझान को बताता है। उधर बीजेपी को एसपी के एमवाई समीकरण से भी लड़ना होगा। कि भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जाति जनगणना कब होगी, जो शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण खाया गया और जो नई भर्तियां हो रही हैं उसमें भी ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा विरोधी है, जो दलित अल्पसंख्यक विरोधी, किसान मजदूर विरोधी है, उनके इस चेहरे को अब देश का ओबीसी भी जान चुका है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये ओबीसी समाज ही जवाब देने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुश्किल से 1 साल रह गए हैं। एसपी के एमवाई समीकरण को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को पहले ही साध चुकी है और अब ओबीसी वोटर्स को रिझाने की कोशिश जारी है। इसके लिए पार्टी ने बूथ को मजबूत करने के साथ साथ ही उन ओबीसी लाभार्थियों को भी सहारा बनाया है जो योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, फराज किदवई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, सुनील अरकोनशी जी, प्रवक्ता एसपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, 14, 17, 19 और 22 ये जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, जाहिर तौर पर ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के खाते में रहा है। उससे पहले सरकार जो रही उसे भी ओबीसी वोट बैंक मिला, लेकिन जो गैर यादव ओबीसी है वो अब भाजपा के पक्ष में है। जाहिर तौर पर जो रणनीति अब बनाई गई है उन लाभार्थियों को भी ढूंढना जा रहा है ओबीसी वर्ग में जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है। क्या कुछ कोशिश आप देख रहे हैं 2024 को लेकर ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए, और क्या ये कह सकते हैं अब यादव भी बीजेपी का रुख करेंगे या कर रहे हैं? देखिए, 2014 से ही गैर यादव, पिछड़ा और गैर जाटव दलित बीजेपी के सबसे मजबूत वोट बैंक बन के उभरे हैं।
2014 का चुनाव हो, जब 73 सीटें लोकसभा की भाजपा जीती थी, 2 सीटें उनके सहयोगियों की थी, 71 बीजेपी की थी। फिर 17 में बहुत ही जबरदस्त 312 सीटें बीजेपी और बाकी 13 सीटें उनके सहयोगियों ने जीती थी और 325 सीटें उनको मिल गई। 2019 में जब सपा बसपा आरएलडी एक साथ हुई तो 51% वोट के साथ बीजेपी ने 64 सीटें जीती, जिसमें 62 उनकी थी, 2 उनके सहयोगी अपना दल की थी। फिर 2022 का चुनाव होता है और बहुत ज्यादा ये कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अति पिछड़े उनके साथ वापस चले जाएं और 3 मंत्री जो बसपा से भाजपा में आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, समाजवादी पार्टी में गए थे। एक ऐसा माहौल बना कि लगा कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार जाएगी और सत्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अति पिछड़े और अति दलित हैं, यानी गैर जाटव दलित और गैर जाटव पिछड़ा, वो बीजेपी के साथ अपना उनका जो कमिटमेंट है या जो उनका विश्वास है वो उनका कायम रहा और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी अलायंस को 274 सीटें फिर मिल गई 2022 के विधानसभा चुनाव। अभी इन हालात में बदलाव के कोई कारण अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। वजह ये है कि एक बहुत लंबे अरसे बाद इस समाज को सीधे तमाम योजनाओं का लाभ मिला, जिनको हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में रिजल्ट के बाद लाभार्थी समाज कहा या 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद लाभार्थी समाज कहा था। तो जो लाभार्थी समाज है, इसमें जातियों को लेके बहुत सुगबुगाहट है और इतना ज्यादा, चूंकि अब हम एक ऐसी परिस्थिति में है जहां इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं और हमारा जो मतदाता है वो ज्यादा समझदार होके अपने अच्छे बुरे के हिसाब से सोच के वोट करना चाहता है। और जब वो अच्छे बुरे के बारे में सोचता है तो जातीय समीकरण भी उसके दिमाग में होता है कि गांव में अगर छत्री हैं, दबंग हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? गांव में अगर ब्राह्मण दबंग हैं और वो हमको परेशान कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? गांव में अगर यादव दबंग हैं तो बहुत सारी चीजें करना चाहिए? बहुत सारी चीजें हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही मतदाता वोट कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जो बीजेपी का वोट शेयर है वो लोकसभा में ज्यादा होता है और विधानसभा चुनाव में थोड़ा कम होता है। लोकसभा में जब सपा बसपा आरएलडी एक साथ थी और 12 सीटों ऐसी थी लोकसभा की जहां सपा बसपा कांग्रेस एक साथ थी, चारों पार्टी एक साथ थी। विजय जी आपका रुक करते हैं। फराज किदवई जी, क्या कुछ काट बीजेपी को हराने की कोशिश में तो समाजवादी पार्टी लगातार जुटी है, कामयाब नहीं हो पा रही है और एक बार फिर लोकसभा की तरफ पूरा देश पड़ रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश की तो बात ही हो रही है, 80 लोकसभा सीटें। ऐसे में आरएलडी तो साथ में है आपके और सुनील रघुवंशी जी की पार्टी विधानसभा में रही, थोड़ा बहुत फायदा आप लोगों को मिला। आकलन करने की जरूरत है कि नहीं? केवल यादव वोट बैंक से यानी कि एमवाई फैक्टर से ही काम नहीं चलने वाला है। बीजेपी को हराना है, जो बीजेपी की झोली में ऑलरेडी है उन्हें कैसे खींच पाएंगे आप लोग? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी को, जैसे अभी आपने बोला कि एमवाई फैक्टर, तो देखिए हर जो दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, देखिए यह सोसाइटी हो, हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है। तो पहली बात तो ये कि एमवाई, केवाई, बीवाई, इन सब चीजों को समाजवादी पार्टी नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी एक विष्णु पुराण का बड़ा अच्छा श्लोक है जिसके ऊपर चलती है, जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय सदगुरु। यानी कि देश में जो भी, पूरे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सब भारत माँ के लाल हैं और समाजवादी पार्टी को सबका सपोर्ट है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, राहुल जी जब 2014 में इलेक्शन लड़ने आई थी तो उन्होंने बहुत सारे नारे दिए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और क्या नाम है, स्मार्ट सिटीज की उन्होंने बात कही थी, बहुत हुई मार अब की बार मोदी सरकार। और 2016 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि वो किसानों की आय जो है वो डबल कर देंगे। लेकिन मैंने क्यों अभी किसान की बात बोली? अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओबीसी की। ओबीसी जो हमारे किसान हैं या जो हमारे मजदूर हैं, उसमें एक बड़ा जो सेगमेंट है वो ओबीसी भाइयों का है। अब आप देखिए कि मैं हमेशा बिलीव करता हूं राहुल जी कि आप कोई भी बात करें तो उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर हो जानी चाहिए, बात जनरलाइज नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसानों की बात किसानों की भी बात कर लिए जिसमें एक बड़ा ओबीसी सेक्शन आता है, तो जो किसानों की जो खेती से आय थी 2014 में एज पर एसएस 2014
वो 48% थी और 2021 में फिर वो घट करके 37% हो गई। वेजेस से जो किसानों की आय थी वो 2014 में वो 32% थी और 2021 में वो बढ़ के 40% हो गई। यानी कि किसान जो है वो अब मजदूरी करने को बेबस है। दूसरी चीज मैं आपसे बोलूंगा कि एक राहुल जी होगी किसानों की बात जो बहुत ज्यादा ओबीसी समाज से आते हैं। दूसरी अगर आप मजदूरों की हालत देख लीजिए तो जो हमारा इन्फ्लेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 2014 से अब तक कभी 7% बढ़ा, कभी 8% बढ़ा, कभी 6% बढ़ा, लेकिन इनकी आय कैसे बढ़ी है? मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा जो खेतीहर मजदूर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट बोल रही है कि पिछले 9 साल में जो खेतीहर मजदूर है उसकी आय 0.9% से बढ़ी है, इन्फ्लेशन 7-8% से बढ़ा है। जो नॉन खेतीहर मजदूर है उसकी आय 0.3% से बढ़ी है, इन्फ्लेशन 7-8% से बढ़ा है। जो निर्माण मजदूर है उसकी आय 0.2% से बढ़ी है। लब्बुल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब से सरकार आई है, ये भारत सरकार का डेटा बोलता है कि किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है और 85 करोड़ जनता को जब 5 किलो राशन मिलता है तब जाकर के उसके घर में खाना बनता है। ना तो ये महंगाई पे कंट्रोल कर पाए, ना तो ये बेरोजगारी पे कंट्रोल कर पाए और किसान खेत में आत्महत्या करने को मजबूर है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है? जी। ओबीसी वोट बैंक तो साथ रहा नहीं समाजवादी पार्टी के, अब उसे किसान में कन्वर्ट कर दे, उसे मजदूर में कन्वर्ट कर दे, लेकिन जब चुनाव आता है तो सब कुछ जाति, धर्म, सब कुछ तय होने लगता है। फिर वहां न किसान की बात होती है न मजदूर की बात होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो सबके साथ और सबके विकास की, और जो 14 से केंद्र में सरकार चल रही है और 17 से उत्तर प्रदेश में, उसकी लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इस बात का पुख्ता प्रमाण। जितनी भी लोक कल्याण की या गरीब कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो, वो बिना भेदभाव के उसका क्रियान्वयन हुआ, उसका लाभ सभी जाति वर्ग समूह के उन लोगों को मिला जो उस पैरामीटर में आते। जो लोग आज अगड़ा पिछड़ा और इन बहुत सारे खांचों में विभक्त करके समाज को देख रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोगों की कैलकुलेशन है और व्याख्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि लोकतंत्र की जो मूल भावना है कि सभी को प्रतिनिधित्व मिले, सभी को सत्ता शासन में भागीदारी मिले, सभी को सम्मान मिले, उसको भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने उसको साकार करने का काम। छोटे छोटे जो जाति वर्ग समूह हैं, पाल हैं, बघेल हैं, सैनी है, आप मतलब जितने भी कुमार हैं, सब कोई ऐसा वर्ग वंचित नहीं है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सम्मानित प्रतिनिधित्व न दिया हो, सत्ता शासन में भागीदारी न दी हो, सम्मान न दिया हो, प्रदेश में निर्णय की उनको निर्णय में भागीदार न बनाए। और यही कारण है कि आज वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अन्य पार्टियां जब बात करती हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो जब सत्ता में आता है तो कितने लोगों को वो समाज का क्या प्रतिनिधित्व होता है, चाहे वो चुनाव में हो, प्रत्याशिता में हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने सुनाया ना, फराज किदवई जी ने विष्णु पुराण का एक श्लोक सुनाया। नहीं, श्लोक सुनाना अलग की बात, लेकिन हमने क्या उसको धारण किया, उसको क्रियान्वित किया? किदवई साहब को श्री अखिलेश यादव जी से या उनके पिताश्री जो जिन लोगों ने सरकारें चलाई, जरा रिकॉर्ड उठा के देख लेते। ठीक है,
कि वो राज्यसभा हो, हरीश जी विधानसभा हो, लोकसभा सुनील हो। अर्कवंशी जी, आपकी पार्टी भी लड़ाई लड़ रही है और इसी लड़ाई के चक्कर में 22 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ भी गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो गैर यादव ओबीसी है वो उनके साथ हो ले, लेकिन जब आप लोगों की इज्जत नहीं, जो बातें हरीश चंद्र जी कह रहे हैं सत्यता तो है इसमें। सवाल इस बात को लेकर है कि 24 में क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे, 24 में क्या अपनी खुद की लड़ाई लड़ेंगे, या 24 में अखिलेश यादव का रुख करेंगे? देखिए राहुल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी साफ कह चुके हैं कि 24 का चुनाव अभी नहीं है। 24 का चुनाव आते आते हम अपनी रणनीति को बताने का काम करेंगे कि हम गठबंधन करेंगे या किसके साथ में जाएंगे या किसके साथ में नहीं जाएंगे। रही बात आज जो ओबीसी को लेकर जब सरकार में नहीं होते हैं तब सबसे ज्यादा ओबीसी की याद आती है। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ना तो अति पिछड़े को ध्यान देते हैं ना अति दलित का ध्यान देते हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, मगर अति पिछड़े और अति दलित के लिए कितना बहन जी ने काम करने का काम किया और कितना अखिलेश जी ने काम आप भी किया। तो गए थे, अखिलेश यादव के साथ तो गए थे, उनकी सरकार इतनी बार थी, तो क्यों चले गए थे आप लोग? सुनिए, हाँ बिल्कुल यही इसी बात को लेकर हम गए थे। इस बात को लेकर गए थे कि 2022 में सरकार बनेगी तो हम उन मुद्दों को लागू कराने का काम करेंगे, मगर सरकार नहीं बन पाई, हमारे पास उतने नंबर नहीं आ पाए, सरकार नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार नहीं बना पाए तो अब हम घर में बैठने का काम करें, हम घर से निकलने का ही काम ना करें। आज हमें इन मुद्दों को लेकर सड़क पे आना चाहिए, इन मुद्दों को लेकर हमें सवाल लोकसभा को लेकर, मगर कहीं ना कहीं प्रत्याशी दिखेगा क्या एसबीएसपी का? जी, एसबीएसपी का प्रत्याशी दिखेगा क्या लोकसभा में? नहीं, बिल्कुल दिखेगा लोकसभा में प्रत्याशी। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं बिल्कुल दिखेगा। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने संगठन पे काम कर रही है। हम हर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। जीत और हार अलग विषय है, चुनाव को लड़ना क्योंकि हमारा भी राजनीतिक दल है तो हम चुनाव लड़ने का काम करते हैं। हमने 19 में भी लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किया। अर्कवंशी जी, बेहतर काम कर रही है ओबीसी के लिए, बेहतर काम कर रही है सरकार। नहीं, देखिए वही हम कह रहे हैं, ओबीसी का सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। वो सत्ता में हो तब याद नहीं आएगा कि आप जैसे आज न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कुर्सी में छोड़ने का काम किया और आवाज आज भी वो सदन में उठाने का काम करें कि आखिर न्याय समिति की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में कब लागू होगी। भाई 2018 की रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं है सरकार कर रही? इसी बात को लेकर तो हमने सरकार छोड़ने का काम किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफा देने का काम किया था। ये लड़ाई हमारी लगातार बनी रहेगी। जो शोषित वंचित, आज जैसे अभी आप अर्कवंशी समाज को लेकर ही देख लीजिए, कितनी हिस्सेदारी, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कितनी हिस्सेदारी देने का काम किया। ऐसी तमाम जातियां, चाहे आप ले लीजिए, बंजारा ले लीजिए, तो सब अपना झंडा बुलंद कर ले, अपनी पार्टी बना ले, चुनाव लड़ ले। सवाल उसका नहीं, सवाल है कि रास्ता कैसे निकले। नहीं, रास्ता इसी बात की लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश आप लोगों को कहा जाता है, आज जिन जातियों कहा तो जा रहा है हिस्सेदारी देने को तैयार, केवल ओम प्रकाश राजभर का परिवार ही इस पार्टी का लाभ सबसे ज्यादा उठा रहा है, ना कि राजभर समाज को मिल रहा है। आज किसी पार्टी ने ये भी तो कहा जा रहा है। आज सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऐसी जातियों को लाकर राजनीति में हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल ओबीसी वोट बैंक को लेकर है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि यही ओबीसी वोट बैंक, अगर हम बात करें 14 लोकसभा चुनाव, 17 विधानसभा चुनाव, फिर 19 लोकसभा चुनाव और 22 विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत इस वोट बैंक के सहारे मिला। वहीं 24 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, उन लाभार्थियों को ढूंढा जा रहा है, उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है ओबीसी समाज से जो आते हैं, ताकि एक बार फिर उन्हें साधा जाए और यूपी के जरिए दिल्ली का रास्ता